नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक के बाद एक हो रही घटनाएं नई सरकार के लिए शुरुआत में ही चुनौती साबित होने लगी है। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को धमकी और हमला, और उसके बाद एक और विधायक को धमकी। इस मामले में नक्सली लिंक की बात भी सामने आ रही है। अब सवाल यह भी है कि क्या बालाघाट में लाल आतंक का दौर फिर से दस्तक देने लगा है? बात करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए जरा। मध्य प्रदेश में लाल आतंक का ऐसा तांडव बहुत दिन बाद नजर आया। मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे के काफिले पर हमला हुआ। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हिना बाल बाल बच गईं। हम इसका फीडबैक लेंगे। मैं खुद भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने आईजी जोन है जो मध्य प्रदेश के 11, उन सभी जगह जाकर मैं उसको रिव्यू करूंगा, मैं सुनूंगा, और जहां जो लॉ एंड ऑर्डर में जो कसावट करने का काम है वो मैं करूंगा। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो 2 मामले हैं इसमें सीधे सीधे नक्सली कनेक्शन है। कांग्रेस की सरकार जब से बनी है इस मध्य प्रदेश में नक्सलवादी, गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री शीटर सब सर उठाकर घूमने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किसी की हिम्मत नहीं थी। नक्सलियों ने इससे पहले 31 दिसंबर और 10 जनवरी को धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में 14 जनवरी तक 20 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर हमले की धमकी दी गई थी। 13 की रात को ही ये हमला हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरकार ने सुरक्षा भी बढ़ा दी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब बैहर से कांग्रेसी विधायक संजय उइके को नक्सलियों का लेटर आया है। अभी तक विवेचना में डाक के द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ है वो किस माध्यम से प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ, सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। तो दोनों विधायकों को किसी एक व्यक्ति के द्वारा पत्र लिखा गया है और उसका उद्देश्य उन्हें डराने के उद्देश्य से लिखा गया, ऐसा प्रतीत होता है। बालाघाट में एक के बाद एक नक्सलियों की ये वारदातें 1999 के दौर की याद दिला रही हैं, जब हिना कांवरे के पिता और परिवहन मंत्री लिखीराम कांवरे की नक्सलियों ने घर से ले जाकर हत्या कर दी थी। एक बार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो संभालना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश में माओवाद का आतंक क्यों मंडरा रहा है? बालाघाट, उसके आसपास के इलाके, डिंडोरी, मंडला, आखिर इन इलाकों में एक बार फिर से लाल आतंक की दहशत क्यों है? इससे पहले भी, चुनाव के 2 महीने पहले भी लगातार इंटेलिजेंस की खबर आती रही कि माओवादी सक्रिय हो रहे हैं। उस समय पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब भी नक्सली घटनाएं होती हैं, मध्य प्रदेश नक्सलियों के लिए सुरक्षित क्यों हो जाता है? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कृष्ण गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, लगातार नक्सलियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। क्या इस मूवमेंट से अब सरकार खतरे से बाहर दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार को लगातार उनके मंत्रियों को, विधायकों को जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, अगर हम बात ही कर लें हिना कांवरे की और यहाँ संजय उइके की, जिनको इस तरह की धमकियां मिली हैं, डाक के माध्यम से चिट्ठियां मिल रही हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं, और एक नया दलम जो बहुत सक्रिय है छत्तीसगढ़ में, इंटीरियर इलाके में, वो यहां सीधे तौर पर उसकी बात सामने आती है कि उसके लोग यहां काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी सरकार के लिए भी उस समय विचारणीय था और आज की सरकार के लिए भी विचारणीय है। देखिए, प्रदेश में जी कहिए। देखिए, प्रदेश में किसी भी सरकार को कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी वक्त लगता है। आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार में उस समय के तत्कालीन परिवहन मंत्री, जो वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष के पिता भी थे, लिखीराम जी कांवरे, उनको नक्सलियों ने घर से ले जाकर गला काटकर उनकी हत्या की थी। दूसरी ओर चंबल के डकैत, जिनका कुख्यात आतंक पूरे क्षेत्र में व्याप्त था,
कोई भी वहां पर किसी भी प्रकार से हाथ नहीं डाल पाता था उन पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब घटनाओं पे ना सिर्फ नकेल कसी, बल्कि 15 साल तक, चाहे वह नक्सली हो या चंबल के डकैत हो या चाहे वह गुंडे बदमाश हो, बिल में जाने को मजबूर हो गए थे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 15 साल में हमने आतंक और आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर काबू करने में सफलता प्राप्त की थी। आप देखिए आज स्थिति उलट होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर कानून व्यवस्था उलट हो गई है। लेकिन जिस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहां पर साफ तौर पर बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की 2 विधायक, जिनमें से एक विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उनके 4 अंगरक्षकों को नक्सलियों की धमकी के बाद दुर्घटना में मारा जाना कहीं ना कहीं नक्सली लिंक की, कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं, जिसको सरकार खुद भी मान चुकी है। वहीं आज दूसरा एक और मामला सामने आया है। बैहर के विधायक संजय उइके जी को भी नक्सलियों का धमकी भरा प्राप्त हुआ है, फिरौती के लिए प्राप्त हुआ है। और ये दोनों घटनाएं सरकार की नजर में, सरकार के संज्ञान में 4 जनवरी को आ चुकी थी। लेकिन सरकार की इतने गंभीर मुद्दों पर भी लेट लतीफी देखिए, सरकार की इतने गंभीर मुद्दों पर उदासीनता देखिए कि आज 19 जनवरी को सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है? मैं सरकार से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से, कि हमारे मध्य प्रदेश में नक्सलवाद की छाया फिर से ना पड़ने दीजिए। यह वही कांग्रेस है जिसके 10 साल के शासनकाल में दिग्विजय सिंह जी के समय मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों को घर से उठाकर उनकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। चंबल में डाकू खुलेआम आतंक फैलाकर लूटपाट और डकैती किया करते थे। आपकी सरकार के भी समय ऐसा नहीं था कि मूवमेंट नहीं था साहब, में घटी है। और मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं था कि मूवमेंट नहीं था। आप अपनी सरकार का ज्यादा दम मत भरिए। यहाँ पर दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर दावे विभा पटेल जी, कृष्ण गोपाल पाठक जी का साफ तौर पर कहना है कि आपकी सरकार जो है वो नक्सलियों को, माओवादियों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और उसका नतीजा है कि आपके ही पार्टी के विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है नक्सलियों की तरफ से। देखिए पंड्या जी, ये पाठक जी की जिम्मेदारी है उन्हें कहने का। आज जिस तरीके से वो जिस भूमिका में है वो इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगता है पाठक जी भूल चुके होंगे कि जब उनके गृह मंत्री के घर से चंद कदम की दूरी पर एक बालिका के साथ न केवल बलात्कार हुआ था, बल्कि वो जघन्य उसकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहती। वो काम भी दुखद था। और आज जो घटना हुई, जिस तरह से हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष के गनमैन जो मारे गए हैं, वो भी एक दुखद घटना है और उनकी हम कतई उनका समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह की बातें वो पाठक जी कर रहे हैं, जिस तरह की कानून व्यवस्था कांग्रेस को मिली है, उसको सुधारने में कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा ही। ये 1 महीने में हमसे बात करने की बात कर रहे हैं, ये 1 महीने में हमसे जवाब मांगने वाली बात कर रहे हैं। इन्हें तो ये देखना चाहिए कि पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश अपराधों में नंबर 1 पर था। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि ये जिस तरह का नक्सलवाद और माओवाद की जो बातें कर रहे हैं, जो घटनाएं और जिसका आतंक हमारे यहाँ सागर तक बढ़ गया, जबकि दिग्विजय सिंह जी जब थे और विभा जी, शायद आप मुद्दे को कहीं और ले जा रही हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, सवाल यह है कि वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर वो ठीक नहीं कर पाए। ये कह रही हैं कि आपके द्वारा ऐसी स्थिति छोड़ी गई थी, इस तरह का मध्य प्रदेश छोड़ा गया था जिसे संभालने में वक्त लग रहा है। जो शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हस्तांतरित की है, पैसे से देकर पोस्टिंग, पैसे देकर हर जगह ट्रांसफर। और कहिए आप बोलिए। बार कहते थे कि मैं डंडा लेकर निकला हूं, उसका कभी कोई असर नहीं हुआ। विजय जी, मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार पर और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर आरोप लगाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं तो यहाँ पर यह बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में नक्सलवाद आपके शपथ ग्रहण करते ही सर उठाने लगा है। आपकी ही सरकार के 2 सत्तारूढ़ विधायक, जिनमें से एक विधानसभा की उपाध्यक्ष है, उन पर जिस प्रकार से नक्सलियों ने अपनी रंगदारी, दादागिरी और फिरौती की मांग की है, वह वास्तव में बड़ा ही चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। आप प्रशासन में चुस्ती लाइए, प्रशासन में फुर्ती लाइए। आपके साथ एक माइनस पॉइंट है कि कभी आप इस तरह से जनता से जुड़े हुए
सीधे संवाद वाले पदों पर नहीं रहे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूं कि बेशक सरकार में आप हैं, लेकिन ताकत में हम आपसे कहीं कमजोर नहीं है। चलिए विभा पटेल जी से बात करूंगा। विभा पटेल जी, साथ नक्सलवाद बालाघाट और उसके आसपास के ऐसे एरिया जो बहुत ज्यादा जंगली इलाके हैं, बहुत ज्यादा सघन वन एरिया है, वहां आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी पे, ये गलत बात है। कृष्ण गोपाल जी रुकिए। विभा पटेल जी, बहुत ज्यादा जंगली एरिया है, बहुत सघन वन एरिया है, वहां इस तरह के मूवमेंट होता है आपके नेताओं को। ये आप तारीख देखिए, हिना कांवरे को धमकी भरी चिट्ठी मिली थी 31 दिसंबर को। उसके बाद उस चिट्ठी के बाद कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन लिया गया? सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार वाकई पुलिस के ऊपर कंट्रोल कर पा रही है? क्योंकि तबादले तो आपने लाखों कर दिए, लगातार तबादले कर रहे हैं, लगातार अफसरों को नई नई जिम्मेदारी दे रहे हैं आप। इसको वहां पटका, उसको वहां से उठाकर मंत्रालय भेजा, मंत्रालय से आपने कहां और भेजा, आईपीएस के भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, टीआई के भी ट्रांसफर हो रहे हैं, थाने बदल दिए जा रहे हैं। ये सब आप करिए, लेकिन सवाल ये है कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा है आपका? क्या सूचनाएं मिल रही हैं आपको? पंड्या जी, जब भी सरकारें बदलती हैं, देखिए पंड्या जी, जब भी सरकारें बदलती हैं तो स्थानांतरण होते हैं, पदस्थापनाएं होती हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कार्रवाई की, अब मैं वही आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से गंभीर है और हम इन न केवल मसलों पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि त्वरित कार्रवाई भी होगी। आप थोड़ा सा इंतजार तो करें। आज जिस तरह से लगातार कांग्रेस जिस तरह से आप इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, 31 दिसंबर को चिट्ठी लिखी गई, उसके बाद उन पर हमला हो जाता है, संजय उइके को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। सवाल यह है कि ये ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां इंतजार नहीं हो सकता, वहां नो इफ बट। आज अगर विधायक को चिट्ठी मिली है तो उसकी एफआईआर हुई है, केवल एफआईआर नहीं हुई, तुरंत उसका संज्ञान लेकर हमारे गृह मंत्री जी ने कार्रवाई भी करवाई है और गृह मंत्री इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। इसमें किसी भी तरह से ये कहा गया वाली बात है, आसपास के नक्सलियों के इलाकों की संयुक्त मीटिंग हो, बैठक हो, वहां के एसपी और वहां के सीमावर्ती पुलिस इलाकों की बैठक की जाए, वहां सर्चिंग तेज की जाए, वहां फोर्स बढ़ाया जाए। ऐसी कोई बात, एफआईआर हो गई है, उस पर कार्रवाई होगी। मैडम, किस दौर की बात कर रही हैं आप? देखिए वहां पर जिस तरह से आपने कहा, वो बैठकें भी आयोजित हो रही हैं और पूरा संज्ञान लिया गया है और फोर्स बढ़ाने वाली जहां तक बात है उसका भी पूरा तरीका अपनाया जा रहा है। लेकिन यदि ये कह देना कि केवल नहीं, तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही नक्सली जो है वो सक्रिय हो रहे हैं? अपने आप में पूरी तरह से देखिए ये बात आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उन्हें पूरा कहने के उनका अधिकार है। लेकिन जहां तक प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी जर्जर और इतनी खराब हालत में थी कि उसको दुरुस्त करने में समय लगेगा। और दूसरी बात, आप अगर शिवराज सिंह जी के समय को देखेंगे तो जिस तरह से एसपी और अन्य थानों के में पोस्टिंग और ट्रांसफर होते थे, वो आपको भी पता है कि अनेकों बार शिवराज सिंह जी कहते थे कि अब शिकायत मिली तो मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं अब डंडा लेकर निकला हूं, और ना उनके डंडे का कभी कोई असर हुआ, ना उनके उल्टा लटका देने का कोई असर हुआ। और देखिए, ये सब बातें करने का अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त है कार्रवाई का, और कार्रवाई की जा रही है। व्यवस्था की बात कर ली जाए तो पिछले 4 दिनों के अंदर किस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। आप देखिए, मंदसौर कांड देख लीजिए, आप इंदौर कांड देख लीजिए, आप छतरपुर का मुद्दा देख लीजिए। अलग अलग इलाकों में अगर इस तरह की वारदातें होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन पर उंगली उठेगी। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को, देखिए ये आपकी बात कहना लाजमी है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए कहा है कि हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते। भले ही मंदसौर कांड में भारतीय जनता पार्टी जो नगर पालिका अध्यक्ष को गोली मारी गई, उन्होंने उसे भी कहा है कि चूंकि उनके बेटे ने नामजद एफआईआर की तो हम उसका नाम ले रहे हैं, अन्यथा कतई कांग्रेस की यह मंशा नहीं रहती कि हम किसी भी अपराधी को किसी पार्टी से जोड़ें। लेकिन जिस तरह से जांच हुई और जिस तरह से शिकायत हुई तो उसमें यही सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी से उस कथित हत्यारे के सीधे संबंध थे और वो बार बार नगरपालिका अध्यक्ष को धमकी दे रहा था कि यदि आपने काम नहीं किया तो मैं आपको उपचुनाव करा दूंगा। तो ये जो कार्रवाइयां, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते। किस तरह से हुई हैं, क्यों हुई हैं, लेकिन आप बात कर रही राजनीति करना नहीं चाहते। लगातार चाहे आपके वित्त मंत्री हो वो बयान देते हैं,
सहकारिता मंत्री कहते हैं, आरएसएस पर आरोप लगाते हैं कि बम गोला बनाने की फैक्ट्री है, वो वहां से ट्रेनिंग दी जाती है। यहां बाला बच्चन आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं को ही मार रहा है। सवाल ये, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि तमाम तरह की जो है शिकायतें हमें मिल रही है, हम उन नेताओं की फाइलें भी खंगालेंगे जिन्होंने लगातार संपत्ति बनाई है। केवल और केवल बीजेपी को घेरने की रणनीति बन रही है। प्रदेश को सुधारने के लिए जिस तरह से आप कह रही है कि प्रदेश की हालत खराब है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ हो रहा है, या फिर दवाई कहीं, डोज कहीं और दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा कतई नहीं है कि दवा रोग कहीं है और इलाज कहीं और हो रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में शासन किया है और जिस तरह से सामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है, तो निश्चित तौर से उसकी भी जांच होगी और होना ही चाहिए कि आखिर वे कौन लोग हैं जो इस समय में फले फूले और गलत तरीकों से गलत तरीके उन्होंने अख्तियार किए। तो ये एक पूरी कसावट लाने वाली बात है और प्रशासन कसावट से चलाया जाएगा, ना ही किसी असामाजिक तत्व को संरक्षण जैसी बात है और ना ही किसी को इसमें ढील दी जाएगी। जी, कृष्ण गोपाल जी, आप जब विभा पटेल जी जवाब दे रही थी, आप हंस रहे थे। शायद मैं समझता हूं गंभीर मुद्दा है और हो सकता है आपको कुछ और बात सोचकर आप हंस रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि लगातार आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का क्षेत्र आप लोगों ने बनाया। बलात्कार में नंबर 1 तब बना जब आपकी सरकार थी, गैंगस्टर तब पनपे जब 15 साल आपकी सरकार थी, प्रशासन तब ढीला हुआ जब आपकी सरकार थी। क्या जवाब है आपके पास? विजय जी, बेशक किसी भी सरकार का यह अधिकार होता है कि वह प्रशासनिक फेरबदल करे, चाहे वह आईएएस आईपीएस का मामला हो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए गोपाल जी, कहां चले गए आप? मामला हो, कांग्रेस का भी यह अधिकार है। सत्ता परिवर्तन के बाद वे सरकार में आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ अभी वो हैंगओवर से उतरे नहीं है, असल में मंत्रियों का आचरण ये है वो उतरा नहीं है। विभा जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। कांग्रेस के मंत्रियों का जो नवनिर्वाचित मंत्री और नए शपथ लिए हुए मंत्री हैं, उनका आचरण यह है कि वे स्वागत सत्कार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी सरकार के एक वरिष्ठ कद्दावर मंत्री एक कॉलेज में जाकर ये बोलते हैं कि मैं यहाँ आया, मुझसे चाय तक का नहीं पूछा गया। इस सरकार के इस आचरण से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसी ढीलेपन और मजाकिएपन का आज नतीजा है कि नक्सलवाद मध्य प्रदेश में फिर से सिर उठाने लगा है। 30 दिन के अंदर सब हो गया है, 15 साल के अंदर सब कुछ ठीक था, केवल 30 दिन के अंदर। कृष्ण गोपाल जी एक डिबेट में बैठे हैं और एक प्रतिष्ठित चैनल में आप बैठे हैं, IBC 24। विजय जी, कुछ तो सोच समझ कर जवाब दीजिए। छोटा सा काम करते थे और बड़े बड़े विज्ञापन लगवाते थे, और भले ही विजय जी, मैं यहाँ पर साफ तौर पे बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की सरकार जब मध्य प्रदेश से गई थी, 15 साल में आपने क्या किया उसका जवाब खराब स्थिति, 15 साल में आपने जो पूरे प्रशासन को जर्जर कर दिया, आप उसका जवाब दीजिए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को आपने जिस तरह से खराब कर दिया है उसका जवाब दीजिए ना। आपके मुख्यमंत्री 22,000 पार्टी की सरकार बनते से जवाब दीजिए। जिस तरीके से नक्सलवादियों के हौसले बुलंद हुए, वह कांग्रेस के लिए नहीं, प्रदेश के लिए बड़े शर्म और शर्मनाक बात है। आज हमारी तो आप विज्ञापन लाखों करोड़ों के विज्ञापन पर बोल रही है। विज्ञापन वाली सरकार चाहता हूँ, आपके पास कुछ बताने को नहीं है, आप इस तरह की बातें क्यों सिर उठाने लगता है? आपके शासनकाल में ही पूरे देश में नक्सलवाद पनपा और आज 1 महीने के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में नक्सल और नक्सलवादी फिर से सिर पकड़ बोलने लगे। जनता ने आपको जवाब दिया है, हिमाकत और हिम्मत कि वो आपकी पार्टी के विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को धमकी दे रहे हैं और आप उन पर FIR लिखाने में 19 दिन का वक्त लगा रहे हैं। यह दर्शाता है कि आपकी नक्सलवाद को लेकर और गंभीरता क्या है। विभा पटेल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पैसे का लेन देन हुआ। जी, हिना कांवरे, उनके पिताजी लखीराम कांवरे, नक्सलियों ने उनकी हत्या की थी, 1999 का ये पूरा मामला। अब सवाल यह है कि एक बार फिर नक्सली मूवमेंट बढ़ रहा है। हम किसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं, इसका हल निकलना चाहिए, शायद आपको भी गंभीरता से लेना चाहिए। गोपाल जी, आप भी बेकार के आप जिन मुद्दों पर जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार में पूरे प्रदेश में नक्सलवाद फैला और ये, आप निष्कर्ष की तरफ बढ़िए, कुछ हल निकालिए, पार्टियों के साथ में बैठिए, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में आइए आप लोग। सवाल ये हिना जी, विभा जी, कि जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, लेट लतीफ़ी चल रही है, सुरक्षा कैसे दी जा रही है, साथ ही साथ बॉर्डर पर किस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, वहां के आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को वो बहला फुसला कर आ रहे हैं,
वहां पुलिसिंग कैसे काम कर रही है, वहां पुलिस को कैसे काम करना है, मुख्य धारा में लोगों को लाने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, या फिर केवल बयानबाजी चल रही है और सिर्फ शपथ पत्र को, उस वचन पत्र को पूरा करने की जुगत में है क्योंकि सामने 2019 खड़ा है। देखिए पांड्या जी, हमारा जहां लक्ष्य हमारे वचन पत्र को पूरा करने का है, वहीं हमारा लक्ष्य कांग्रेस पूरे प्रदेश को एक अच्छी सरकार देने का भी है। और इसमें कहीं से कहीं तक चाहे कानून व्यवस्था हो या प्रशासन की बात हो, हम उसमें ढिलाई दोनों ही चीजों में नहीं रखेंगे। और जहां इलाका है विभाजी, आप जो आतंकवाद और नक्सलवाद और माओवाद को बढ़ने की विभाजी, आवाज मिल रही मेरी आपको? जी हाँ जी। कमलनाथ जी के इलाकों में आता है वो, वहां अगर इस तरह का मूवमेंट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता उनकी भी बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का पूरा संज्ञान लिया है और वहां पर न केवल मुख्यमंत्री बल्कि हमारे गृह मंत्री ने भी जिस तरह से पुलिस फोर्स बढ़ाया जाना चाहिए उसकी भी पूरी व्यवस्था की है। और ये नक्सलवाद या माओवाद को बढ़ने नहीं देना हमारी प्राथमिकताओं में निश्चित तौर से रहेगा, क्योंकि ये एक अच्छे प्रशासन और अच्छे कानून व्यवस्था स्थापित करने का ही एक अंग है। ना तो हम इसमें अपनी पूरी, क्योंकि अगर आज ढील दी और ना ही आज अगर समय लगाया तो कहीं ना कहीं इन्हें इनसे निपटने सुलझने के लिए शायद लंबा वक्त लग सकता है, जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। देखिए मुझे इस परिस्थिति का पूरा संज्ञान नहीं है कि इस बीच में किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हमारे गृह मंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने स्वयं इस बात की जांच के निर्देश दिए थे। पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हिना कांवरे जी और संजय उइके जी को जो धमकी भरी चिट्ठी मिली है और जिस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ, वो अपने आप में ये दर्शाता था कहीं ना कहीं हिना कांवरे जी की सुरक्षा के दृष्टिगत वो एक्सीडेंट किया गया है। तो हमारे गृह मंत्री जी ने उसका तुरंत संज्ञान लिया था, तुरंत समीपवर्ती जिलों को उन्होंने निर्देशित किया था, तो इसमें कोताही नहीं बरती गई। रही बात संजय उइके जी की जो चिट्ठी प्राप्त हुई है, तो उसको भी संज्ञान में लेकर उसके साथ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश को एक अच्छी कानून व्यवस्था देना हमारा ध्येय है, हमने अपने वचन पत्र में उसका उल्लेख किया है। 2019 के आने की बात नहीं है, लेकिन जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी है हम उसका पूरा जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे और जनता को अच्छी कानून व्यवस्था और प्रशासन देने का जिम्मेदारी हमें मिली है। जी कृष्ण गोपाल जी, ये जिम्मेदारी आप लोगों के पास भी थी, लेकिन कई बार इस तरह की परिस्थितियां आपके सरकार के समय में भी बनी। तो ये मान लिया जाए कि आप अगर सरकार का फेल्यूर कहते हैं, आज की 30 दिन की सरकार का फेल्यूर कहते हैं, तो फेल्यूर आपका भी था। देखिए पंड्या जी, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं यहाँ पर मेरी पार्टी किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करना चाहती है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है, भय मुक्त वातावरण देना है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार को अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार है, ताकत देने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और सरकार को भी नक्सलवाद की घटना और जो चोर उचक्के घरों से निकलकर बाहर आकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनसे निपटने के लिए गंभीरता दिखानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपेक्षा करती है, आपकी सरकार ने दिखाई, सरकार से नक्सलवाद ने सिर उठाना प्रारंभ किया है, इसका सिर कुचलने का काम और दमन करने का काम सरकार को तुरंत करना चाहिए। वो हमसे समर्थन मांगे, हमसे सहयोग मांगे, हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो बचते हैं, राजनीतिक बहानेबाजी करते हैं, तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ बयानबाजी की जरूरत नहीं है, नींद से जगाने का काम करेगी, सोने नहीं देगी और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए बाध्य करेगी। गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी, किसी भी भाषण की जरूरत नहीं। विभाजी भी इस चीज को समझती हैं कि आज अगर नक्सली जैसे फन को नहीं कुचला गया तो ये नासूर बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आने वाले समय में प्रदेश की जनता इससे जूझती हुई नजर आएगी। सवाल यह है कि आज अगर इस तरह की धमकियां नेताओं को मिल रही है तो सोचिए उस इलाके में वहां की जनता किन मुसीबतों से जूझ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।